प्यारे बच्चों, आइए हम सेट नंबर 2 देखते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं इनको हल करते हैं। तो सेट नंबर 2 में ये 2025 का सेट नंबर 2 है। इसमें पहला प्रश्न है गैसीय विलयन का उदाहरण। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये चारों उदाहरण फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहला वाला है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, तो कपूर आपका गैसीय अवस्था में मिल जाता है, क्योंकि जब हम इसको ओपन रखें तो ये रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर गैस में उड़ जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कपूर जो है नाइट्रोजन के साथ विलयन जो बनाएगा वो गैसीय विलयन का उदाहरण होगा। बाकी हाइड्रोजन जो है गैस अवस्था में है और उसको विलयन ठोस के साथ बना रहे हैं पैलेडियम के साथ, और पारा जो है सोडियम के साथ, तो सोडियम ठोस अवस्था में रहता है। पारा धातु है वो द्रव अवस्था में मिलता है। जल आपका जानते ही हैं गैस, ऑक्सीजन गैस है, वो द्रव में गैस का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो आपका पहला वाला हम सही विकल्प मानेंगे कि कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, क्योंकि कपूर भी रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है तो गैस अवस्था में आ जाता है, और नाइट्रोजन भी हमें गैस टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे गैस अवस्था में मिलती है। तो पहले का जो का प्रश्न है उसका पहला उत्तर सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि किस संक्रमण धातु के यौगिक रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन होने के लिए इसमें हम संक्रमण धातुओं में एक हम पॉइंट पढ़ते हैं कि जिन धातुओं में डी संक्रमण होता है, डी संक्रमण मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डी कक्षक से डी कक्षक में जाते हैं, तो डी संक्रमण बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो धातु आयन हैं इनके पास D1 से लेकर के D9 तक यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो आपके रंगीन होंगे, ठीक है बच्चों। और यदि उसका विन्यास D10 है अथवा D0 है तो ये मानते हैं कि वो रंगहीन होंगे, यानी उनमें डी संक्रमण नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो जिंक है इसका विन्यास यदि आप देखेंगे जिंक 2+ का, तो इसका विन्यास आता है आपका आर्गन का विन्यास और 4s0 3d10, तो ये D10 का विन्यास है। इस वजह से जो जिंक है जिंक 2+ आयन ये आपका रंगहीन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ग नंबर। इसमें बोला गया है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोबाल्ट की हमें ज्ञात करनी है तो उसको हम मान लेते हैं x। पोटेशियम ये इसकी होती है, ये क्षारीय धातु है तो इसकी होती है +1। हमने कोबाल्ट की मान लिया है x + 4 × 0। कार्बोनिल समूह, उस पर कोई आवेश नहीं होता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बराबर इस पर पूरे संकुल में कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0 कर दिया है। तो इसको हल किया तो x बराबर आ गया हमारा -1। इसका ग नंबर का ये थर्ड ऑप्शन जिसमें -1 दिया हुआ है ये सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो इसमें देखिए हमें जो उदाहरण दिए हुए हैं, फिनॉल दिया हुआ है यानी एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है, और एथेनॉल दिया हुआ है, क्लोरो एसिटिक अम्ल दिया हुआ है और एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। तो इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में एरोमेटिक एल्कोहल अधिक अम्लीय होते हैं। तो इन सभी में जो हम देखेंगे वो जो आपका अधिक अम्लीय होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फिनॉल आपका अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। अब एथेनॉल और फिनॉल में तो हमने कंपेयर कर लिया है कि एथेनॉल और फिनॉल में एथेनॉल आपका एलिफैटिक है और फिनॉल आपका एरोमेटिक है। एरोमेटिक यानी जिसमें बेंजीन रिंग लगा हो। तो चलिए मैं इनके आपको संरचना भी बना के बता देता हूँ क्रम वाइज। तो जैसे हमने एथेनॉल की संरचना बनानी है तो हमने लिखा CH3 CH2OH, ये हो गया आपका एथेनॉल। तो इसका जो
अम्लीय क्रम है वो सबसे कम होगा। इसके बाद आता है फिनॉल, तो फिनॉल में OH ये लगा दिया, तो अम्लीय क्रम इन दोनों में एथेनॉल आपका एलिफैटिक है और फिनॉल एरोमेटिक है, तो इन दोनों में ये ज़्यादा होगा। अब क्रियात्मक समूह की बात करें तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अनुनाद संरचना बनती है तो वो अधिक स्थायी होती है। इस वजह से हमारा एसिटिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय होगा एल्कोहल की अपेक्षा, यानी इन दोनों से अधिक अम्लीय होगा हमारा एसिटिक अम्ल, यानी ये हो जाएगा CH3COOH। अब इसमें एक क्लोरो एसिटिक अम्ल दिया है, क्लोरो एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया उसमें Cl ग्रुप लगा हो, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। क्यों सबसे अधिक अम्लीय होगा बच्चों? क्योंकि यदि अम्ल के साथ यदि उसमें कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर दे, -I इफेक्ट शो करे, ठीक है, या फिर -R इफेक्ट शो करे, जो इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के द्वारा या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्थायी कर दे, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो Cl जो है ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है कार्बन से, तो जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन पे निगेटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, उसको Cl स्थायी कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि क्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए क्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। जैसे जैसे उसमें क्लोरीन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक हो जाएगा क्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर उसके बाद होगा एसिटिक अम्ल, उससे कम अम्लीय होगा आपका फिनॉल, और सबसे कम अम्लीय होगा आपका एथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आपका सही क्रम है। देखिए कौन सा इसमें क्रम मिल रहा है, तो इसका क्रम मिल रहा है ये तीसरा वाला, घ का तीसरा उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है? तो इसमें जो है हमारे आप पास ऑप्शन फेलिंग विलयन हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का परीक्षण देते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस आपका फेलिंग परीक्षण देता है, ठीक है, ग्लूकोस उसमें CHO ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, तो ग्लूकोस आपका फेलिंग परीक्षण देता है। बाकी सुक्रोज है या प्रोटीन है या वसा है, ये तीनों आपके फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं। इसमें आपको फेलिंग विलयन में जब आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको नीचे उसमें लाल अवक्षेप मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम चार प्रश्न में। इसमें देखिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। इसमें बोला गया है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो एल्किल हैलाइड से प्रश्न पूछा जाए कि एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एमीन बनाना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है ये आपका गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्यों है, इसका रीज़न क्या है? हाफ माइन ब्रोमाइड क्यों नहीं है? तो यदि हम हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्रयोग करेंगे तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है, एक कार्बन हमें कम मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं हाफ माइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी निम्नीकरण अभिक्रिया बोलते हैं उसको। तो पहला तरीका हमारा फिट नहीं हो रहा उसमें, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव नहीं करना है। इसके बाद सैन मेयर अभिक्रिया है, ये भी आप जानते हैं कि ये भी नहीं होगा। अमोनिया के साथ अभिक्रिया है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया में दिक्कत क्या है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया में दिक्कत ये है कि उसमें आपको प्राथमिक एमीन तो मिलेगा, लेकिन प्राथमिक एमीन के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे, जिसको हम अमोनोलिसिस बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन मिलेगा, प्राथमिक के साथ द्वितीयक भी मिलेगा, तृतीयक भी मिलेगा और चतुष्क भी मिलेगा। तो उसमें अमोनिया बनता तो है, फिर उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ये आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है। इसको बोर्ड पेपर के लिए जो तीनों अभिक्रियाएँ दी हैं इसमें, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया और सैन मेयर अभिक्रिया, ये 2026 के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये।